पश्चिम एशिया के समंदर में इस वक्त महायुद्ध की सबसे बड़ी घेराबंदी हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद बढ़ती आग अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के गले यानी हॉर्मुज स्ट्रेट तक पहुंच गई है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने एक ऐसी घोषणा की है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन इसी संकट के बीच भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एक तरफ जहां युद्ध का छठा दिन है, वहीं भारत ने अपनी संतुलित कूटनीति का परिचय दिया। गुरुवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पहुंचे। उन्होंने दिवंगत सर्वोच्च नेता खामनेई के प्रति भारत सरकार की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त की। भारत का ये कदम न केवल शोक संदेश था, बल्कि तेहरान के साथ दशकों पुराने भरोसे की एक नई गूंज भी थी। भारत की इसी दोस्ती का असर अब समंदर में दिख रहा है। IRGC ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उनके सहयोगियों के लिए पूरी तरह से बंद है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इन देशों का कोई भी जहाज यहां से गुजरा तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन राहत की बात यह रही कि इस सख्ती की लिस्ट में भारत का नाम नहीं है, यानी दुनिया के लिए ये रास्ता बंद है, पर भारत के तेल टैंकरों के लिए हॉर्मुज के द्वार खुले रहेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की कुल समुद्री तेल परिवहन का 20% हिस्सा वहन करता है। इतिहास में पहली बार इसे इस तरह वाणिज्यिक जहाजों के लिए बंद कर दिया गया है। समुद्री ट्रैकिंग वेबसाइट्स पर दिख रहा है कि कुवैत और दुबई के तटों पर सैकड़ों टैंकर लंगर डाले खड़े हैं। जहां दुनिया भर में ऊर्जा संकट और तेल की कीमतों में उछाल का डर है, वहीं ईरान ने चीन और भारत जैसे देशों को इस नाकेबंदी से बाहर रखकर एक बड़ा रणनीतिक संकेत दिया है। एक्सपर्ट हैरान है क्योंकि 1980 के दशक में भीषण इराक-ईरान युद्ध के दौरान भी ये रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। ईरानी अधिकारियों का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्धकाल में उन्हें इस जलमार्ग को नियंत्रित करने का पूरा अधिकार है। ये सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल द्वारा शनिवार को शुरू किए गए सैन्य अभियान का जवाब है। एक तरफ खामनेई को श्रद्धांजलि और दूसरी तरफ सुरक्षित सप्लाई लाइन। भारत ने साबित कर दिया कि युद्ध के शोर में भी कूटनीति के रास्ते कैसे तलाशे जाते हैं। भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है। पश्चिम एशिया के आसमान में इस वक्त बारूद की गंध है। मिसाइलें आसमानों को चीर रही हैं और समंदर की लहरें खून से लाल हो रही हैं। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की कथित मौत की खबर ने ऐसी आग भड़काई है जिसने अब हिंद महासागर को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन इस भीषण विनाश और वैश्विक तनाव के बीच दुनिया की निगाहें टिकी थी भारत पर। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। लेकिन इस मुलाकात के बाद जो संदेश निकला, उसने पूरी दुनिया की कूटनीति में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी इस खूनी जंग के बीच ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी सार्वजनिक मंच से इस युद्ध पर अपना पहला और कड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में वैश्विक शक्तियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गोलियों और बमों से कभी किसी मसले का हल नहीं निकल सकता। आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं
कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है। युद्ध की विभीषिका अब केवल जमीन तक सीमित नहीं रही। 100 घंटों से जारी भीषण हमलों के बाद हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना ने ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को निशाना बनाया। अमेरिकी टॉर्पीडो के प्रहार से ये शक्तिशाली जहाज समंदर में समा गया, जिसमें 100 से ज्यादा सैनिकों की जान जाने की आशंका है। हालांकि श्रीलंकाई नौसेना ने जांबाजी दिखाते हुए 80 लोगों को बचा लिया, लेकिन युद्ध की लपटें अब भारत के समुद्री पड़ोस तक पहुंच चुकी हैं। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि आज के दौर में UN जैसी वैश्विक संस्थाएं बेअसर साबित हो रही हैं और इनमें तत्काल सुधार की जरूरत है। उन्होंने भारत और यूरोप के संबंधों को स्वर्णिम दौर बताते हुए शांति बहाली के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सवाल अब यही है, क्या खामनेई का मौत का बदला लेने के लिए ईरान पूरे पश्चिम एशिया को राख कर देगा? क्या अमेरिका और इजराइल की सैन्य ताकत के आगे बातचीत का रास्ता खुलेगा? दुनिया दो गुटों में बंट सकती है, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। रास्ता सिर्फ डिप्लोमेसी और डायलॉग का है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज छठा दिन है। इस बीच भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास जाकर अयतुल्ला अली खामनेई के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कंडोलेंस बुक पर हस्ताक्षर कर दिग्वंत नेता को श्रद्धांजलि दी। ये श्रद्धांजलि भारत सरकार की ओर से दी गई है। खामनेई के निधन के बाद दुनिया भर के कई देशों में शोक संदेश भेजे जा रहे हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब मध्य पूर्व में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका इजराइल के हमले में 28 फरवरी को खामनेई की मौत हो गई थी। ईरान ने ठीक एक दिन बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। बता दें, इससे पहले पीएम मोदी ने भी दो टूक शब्दों में वैश्विक शक्तियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गोलियों और बमों से कभी किसी मसले का हल नहीं निकल सकता। आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक ही नहीं, अर्जेंट भी है।